गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल। हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 में कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, यदि सेट ए की वैल्यू 1 2 3 4 है और सेट बी में आपके 3 5 7 9 है, सेट सी में 7 23 47 79, फंक्शन एफ वो ए से बी में डिफाइंड है और फंक्शन जी है वो बी से सी में डिफाइंड है। ये फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ये फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है। तो आपको गोफ इनवर्स और एफ इनवर्स और जी इनवर्स को क्रमिक युग्मों के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे। सबसे पहले एफ दिया हुआ और जी दिया हुआ है। आप देखेंगे तो ए से बी में है एफ और बी से सी में है आपका जी फंक्शन। तो आप देखेंगे गोफ फंक्शन है वो आपका ए से सी में डिफाइंड होगा। ये आपको प्रीवियस वीडियो से पता होगा कि आपका ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है, ये सेट आपका सी है। ए से डी में आपका फंक्शन एफ डिफाइंड है, बी से सी में आपका फंक्शन जी डिफाइंड है। तो डायरेक्टली ए सेट से सी सेट में आपका फंक्शन कौन सा डिफाइंड होता है? गोफ, राइट स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे गोफ और गोफ का बाद में देखेंगे इनवर्स। ओके, तो देखिएगा, पहले हम गोफ फंक्शन निकाल लेते हैं। इसके सॉल्यूशन को देखें। आप लिख सकते हैं, चूंकि एफ आपका ए से बी में डिफाइंड है, जी आपका बी से सी में डिफाइंड है, इसलिए गोफ फंक्शन आपका सेट ए से सेट सी में परिभाषित हो जाएगा। ओके, अब गोफ आपका ए से सी में डिफाइंड है, इसका मतलब जो इनपुट वाला सेट है, गोफ अपनी वैल्यू कहां से लेगा? सेट ए से लेगा और किस में देगा? सी में देगा। तो देखिएगा, अब वैल्यू निकाल लेते हैं। गोफ इनवर्स को आपको क्रमिक युग्म में लिखना है, तो पहले गोफ फंक्शन को हम लिख लेते हैं। अब गोफ अपने इनपुट ए से ले रहा है, तो सेट ए की कौन कौन सी वैल्यू है? 1 2 3 और 4। तो हम इस पे मान निकालेंगे। गोफ 1 का मान निकालना है, तो आप लिखेंगे कि जी में आपको F1 डालना है। अब देखिएगा, F1 पर वैल्यू कितनी मिल रही है? F1 पर वैल्यू आप F के अंदर 1 डाल देंगे, तो देखिएगा 1 रखने से 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी 3 मिलेगा। तो आपको F1 की वैल्यू 3 मिल रही है। अब G में आप यदि 3 डालेंगे, G में 3 डालने से आपका आंसर क्या मिलेगा? 3 स्क्वायर माइनस 2 यानी 9 माइनस 2 9 माइनस 2 यानी 7। तो आप क्या देख रहे हैं कि गोफ 1 का आंसर आ रहा है 7। इसके बाद में गोफ अपना इनपुट ए से लेगा, दूसरा इनपुट कौन सा लेगा? गोफ दूसरा इनपुट आपका 2 ले सकता है। अब गोफ 2 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको रखना पड़ेगा जी के अंदर F2। अब देखिएगा, जी में F2 का मतलब क्या है? फंक्शन f की 2 पर वैल्यू, फंक्शन f की 2 पर वैल्यू निकालोगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 यानी 5। तो g में आपको 5 डालना है। g में आप यदि 5 डालेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 2 यानी 23। अब गोफ अपना इनपुट ले सकता है सेट ए में से 3b। तो इसको 3 इनपुट मिलने से देखो क्या होगा, g में जाएगा F3। अब F3 को नोट कर लें। F3 कितना आएगा? F3 का मतलब 2 इंटू 3 यानी 6, 6 प्लस 1 यानी 7। तो आप G में डालेंगे 7। अब देखिएगा, G में 7 डालने से क्या होगा? G में यदि 7 डालोगे तो 7 स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 माइनस 2, 49 माइनस 2 यानी 47। लास्ट वन कौन सी वैल्यू आएगी गोफ में? गोफ है आपका सेट ए से सेट सी में परिभाषित है, तो सेट ए में से और कौन सा इनपुट ले सकता है? 4 इनपुट ले सकता है, क्योंकि जो भी फलन होगा वो अपने प्रांत के सभी सदस्यों पर मान देगा। तो इसका प्रत्येक सदस्य लिया जाएगा, 1 भी लिया जाएगा, 2 भी लिया जाएगा, 3 भी लिया जाएगा, 4 भी लिया जाएगा। अब गोफ 4 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? देखो, जी में आपको F4 डालना है। अब देखिएगा, जी में आप
F4 का मान निकालना है तो F4 इसके अंदर रखोगे, x का मान 4 रख रहे हो तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 यानी 9, तो आपको 9 वैल्यू डालनी है। जी में यदि आप 9 डाल दोगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 यानी आपका 79 बन जाएगा, 79। अब देखिएगा गोफ 1 पर मान दे रहा 7, 2 पर मान दे रहा 23, 3 पर मान दे रहा है 47, 4 पर मान दे रहा है 79। तो आप यदि गोफ फलन को क्रमिक युग्म के रूप में लिख लेंगे तो गोफ के इनवर्स को भी क्रमिक युग्मों के रूप में आसानी से लिख पाएंगे। तो देखिएगा पहले गोफ को हम क्रमिक युग्मों के रूप में लिख लेते हैं। अतः क्रमिक युग्मों के रूप में गोफ फलन क्या होगा आपका, एक यदि आपने डाला है तो आपको 7 मिला है, यानी एक इनपुट पर 7 आउटपुट आ रहा है, 2 इनपुट पर 23 आ रहा है, 3 इनपुट पर 47 आ रहा है, और लास्ट में 4 इनपुट पर आपका 79 आ रहा है। तो ये आपका गोफ फलन हो गया क्रमिक युग्मों के रूप में। यदि गोफ आपने क्रमिक युग्मों के रूप में लिख लिया तो गोफ का इनवर्स भी क्रमिक युग्मों के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। अतः है गोफ इनवर्स क्रमिक युग्मों के रूप में देखिएगा कैसे करेंगे इसको। गोफ इनवर्स को क्रमिक युग्मों के रूप में लिखोगे तो जो गोफ में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू को पलटना है। गोफ इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा, सी से ए में, तो इसका मतलब 7, 1 इनको पलट दो, बस गोफ के जो क्रमिक युग्म है उनको पलट दो, गोफ इनवर्स मिल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 23,2 बन जाएगा, और ये 47,3 बन जाएगा, और ये 79,4 बन जाएगा। ये आपका क्रमिक युग्मों के रूप में हमने किसको लिख दिया, गोफ इनवर्स को लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पहला काम था। अब एक दूसरा फलन और दिया हुआ, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। दूसरा फलन देखिएगा, दूसरा फलन आपका एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स है। तो पहले ये देख लेते हैं कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, राइट। तो देखिएगा, आप ये जानते हो एफ इनवर्स पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब एफ इनवर्स बाद में है। जी इनवर्स बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब जी इनवर्स पहले है। तो जी के इनवर्स में एफ का इनवर्स गया है, तभी तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स आया है। ये डायरेक्टली हम क्या देखेंगे, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये फलन होगा। अब जी इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा वो बता सकते हो। जी आपका बी से सी में परिभाषित है, तो आपका जी इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा, यहां से बता सकते हो, सी से बी में, तो ये सी और ये बी। एफ आपका ए से बी में परिभाषित है, तो एफ का इनवर्स आपका बी से किस में परिभाषित हो जाएगा, ए में परिभाषित हो जाएगा, राइट। तो आप क्या देख पाएंगे कि एफ इनवर्स और जी इनवर्स आपका सेट सी से सेट ए में परिभाषित होगा। ओके स्टूडेंट्स, एफ इनवर्स और जी इनवर्स आपका सेट सी से सेट ए में परिभाषित होगा। अब हमें यदि मान निकालने हैं तो क्रमिक युग्मों में मान निकालने के लिए पहले हम इनवर्स की बजाय सीधे फंक्शंस के मान निकाल लेते हैं। सीधे फंक्शंस के मान निकालने का क्या तरीका देखिएगा। एफ आपका ए से बी में परिभाषित है, और आपके एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 2x + 1 दे रखी है। तो एफ को हम क्रमिक युग्मों के रूप में कैसे लिख पाएंगे, देखिएगा। एफ अपने इनपुट लेगा सेट ए से, सेट ए में आपकी वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 4। तो यदि एफ में हम एक इनपुट डालेंगे
एफ में यदि हम एक इनपुट डालेंगे तो हमें क्या मान मिलेगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो 1,3 मिलेगा पहला कर्मित युग्म। फिर सेट ए से दूसरा इनपुट 2 दिया जा सकता है एफ को, तो 2 डालने से वैल्यू क्या बनेगी, देखो 2 दूनी 4, 4 और 1 5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा तीसरा इनपुट 3 ले सकता है एफ, यदि 3 लेगा तो 3 दूनी 6 और 1 7 बन जाएगा। फिर चौथा इनपुट ले सकता है 4, तो 4 इनपुट से 4 दूनी 8 और 1 9 इनपुट 9 आउटपुट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये फंक्शन एफ है आपका। फंक्शन एफ का इनवर्स भी निकाल सकते हैं। एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, कर्मित युग्मों को पलट देंगे, यानी ये बनेगा 3,1, ये बनेगा आपका 5,2, ये बन जाएगा 7,3 और ये बन जाएगा आपका 9,4। ओके स्टूडेंट्स, हमने एफ इनवर्स निकाल लिया। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, जी इनवर्स भी निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि आपका जी फलन है वो सेट बी से सेट सी में परिभाषित है। जी फलन सेट बी से सेट सी में परिभाषित है और जी एक्स का मान क्या दे रखा आपको, एक्स का स्क्वायर प्लस 2। तो पहले हम जी फलन को देख लेते हैं कर्मित युग्मों के रूप में, फिर जी इनवर्स को देख सकेंगे। जी इनवर्स देखने के लिए पहले किसको देखना पड़ेगा, जी को। अब देखिएगा जी में इनपुट कहां से आएंगे, सेट बी से आएंगे। सेट बी ये रहा, तो इनपुट मान लो इसने 3 ले लिया, तो आउटपुट क्या देगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 9 और 2 11। तो वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, बी सेट से ये आउटपुट दे रहा है, तो जी आपका बी से ले रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, जी में आपने 3 रख दिया तो 3 की 9 और 2 11 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यदि जी आपका सेट बी में 5 वैल्यू लेता है, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 नहीं है, -2 है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 3 की 9 - 2 यानी 7 बनेगी, सॉरी। अब यदि बी का दूसरा इनपुट यदि 5 ले लेता है, तो इसका मान बनेगा 5 का स्क्वायर -2 यानी 23। इसके बाद में यदि तीसरा इनपुट यदि 7 ले ले, तो 7 से मान बनेगा इसका 47, और यदि वो 9 इनपुट ले लेता है, तो 9 इनपुट से इसकी वैल्यू बनेगी 79। ये आपका फलन जी हो गया क्रमिक युग्मों के रूप में। अब हम जी का इनवर्स भी देख सकते हैं, देखिएगा इनवर्स में क्रमिक युग्मों को पलटना है, यानी 7,3 बनेगा, 23,5 बनेगा, 47,7 बनेगा और 79,9 बन जाएगा। ये आपका जी इनवर्स हो गया। अब हम एफ इनवर्स और जी इनवर्स आसानी से निकाल पाएंगे। देखिएगा हमने ये देख लिया, चूंकि एफ इनवर्स और जी इनवर्स सेट सी से सेट ए में परिभाषित है, ये हमने देख लिया है। तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स हमने इनपुट कहाँ से देखें, सी वाले सेट से देखने हैं, वो रहा। तो आप देखिएगा एफ इनवर्स और जी इनवर्स, इसमें सेट सी का इनपुट डालते हैं। सी का इनपुट क्या है, 7 है। पहला इनपुट 7 ले सकता है एफ इनवर्स और जी इनवर्स, तो हम एफ इनवर्स में डालेंगे जी इनवर्स 7। देखिएगा स्टूडेंट्स, एफ इनवर्स जी इनवर्स 7, जी इनवर्स 7 पर अपना मान क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, और एफ इनवर्स 3 पर अपना मान कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। आसानी से बात समझ में आई। नेक्स्ट जो आपका एफ इनवर्स और जी इनवर्स इनपुट ले सकता है, वो सेट सी में से 23 भी ले सकता है। तो मान लो इसने 23 इनपुट ले लिया, तो एफ इनवर्स के अंदर हम क्या रखेंगे, जी इनवर्स 23। अब देखिएगा जी इनवर्स ने 23 इनपुट लिया, तो आउटपुट देगा 5। तो एफ इनवर्स ने 5 इनपुट लिया। एफ इनवर्स यदि 5 इनपुट लेता है तो 2 आउटपुट देता है। ओके,
नेक्स्ट ऐसे ही आप देखोगे एफ इनवर्स और जी इनवर्स, 23 के बाद में नेक्स्ट इनपुट कौन सा ले सकता है, 47 ले सकता है। तो आप क्या करेंगे, देखो एफ इनवर्स के अंदर जी इनवर्स 47। अब देखिएगा जी इनवर्स ने यदि 47 इनपुट लिया तो 7 आउटपुट दिया। जी इनवर्स ने 47 इनपुट पर क्या आउटपुट दिया, 7 दिया। अब एफ इनवर्स आपका 7 इनपुट पर क्या वैल्यू दे रहा है, एफ इनवर्स आपका 7 इनपुट पर 3 वैल्यू दे रहा है। और लास्ट वाली क्या बात है, एफ इनवर्स और जी इनवर्स आपका लास्ट इनपुट सी में से कौन सा ले सकता है, 79 79। तो आप लिखेंगे एफ इनवर्स में जी इनवर्स 79 इनपुट जाएगा। जी इनवर्स 79 इनपुट पर 9 आउटपुट देता है। तो देखिएगा एफ इनवर्स 9 इनपुट पर 4 आउटपुट दे देगा। तो आप कर्मिक युग्मों के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, एफ इनवर्स और जी इनवर्स यदि कर्मिक युग्मों के रूप में हमसे पूछे तो 7 पर इसने क्या आउटपुट दिया है, 1 आउटपुट दिया है। फिर 23 यदि हमने इसके अंदर वैल्यू रखी तो आपको 2 आउटपुट मिला है। यदि 47 आपने इनपुट दिया है तो आपको 3 आउटपुट मिला है। और ऐसे यदि आपने 79 इनपुट दिया है तो आपको आउटपुट क्या मिला है, 4 मिला है। आप ध्यान से देखेंगे तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स कर्मिक युग्मों के रूप में आपने लिख दिया है। इसका मान और इसका मान दोनों सेम ही आए हैं। तो आप बोल सकते हैं ये दोनों फंक्शन है वो सेम है, यानी कि डोमेन भी सेम है, को डोमेन भी सेम है और वैल्यू भी सेम आ रही है। तो आप इनको इक्वल फंक्शन बोल सकते हो। ये दोनों फंक्शन है वो कैसे निकल के आ रहे हैं, इक्वल फंक्शन निकल के आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यदि एफ आर से आर में परिभाषित है और एफ एक्स का मान दे रखा आपको ए एक्स प्लस बी, ये भी बताया कि ए बराबर नहीं है 0, तो पहले तो सिद्ध करना कि एफ एक ही आच्छादक है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक ही आच्छादक है। और एक बात और बोलिए कि एफ इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आपका यही होता है, प्रतिलोम फलन यदि ज्ञात करने के लिए बोले तो पहले उसका एक ही आच्छादक होना जरूरी है। या तो वो बोल देगा कि फलन एक ही आच्छादक है, आप एफ इनवर्स निकाल लीजिए, या फिर ऐसे बोल देगा कि पहले एफ को एक ही आच्छादक सिद्ध कीजिए और उसके बाद एफ इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एफ फलन की एक ही होने की जांच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फलन की एक ही होने की जांच कैसे करते हैं, हम मान लेंगे कि इसके अंदर आपके 2 इनपुट x1 और x2 हैं जिन पर r में आउटपुट सेम आ रहा है, यानी फलन को क्या मान के चलना होता है, बहु एक ही। तो हम मान लेंगे पहले, माना x1 x2 बिलोंग्स टू द r कौन सा r, प्रांत है। और ये भी मान लिया कि x1 पर जो फलन आउटपुट दे रहा है वही फलन x2 पर भी दे रहा है। अब fx1 का मान क्या है, देखिएगा इसके अंदर x1 इनपुट डालना है तो आपका आएगा ax1 प्लस बी। x2 यदि डालना है तो आप लिख देंगे ax2 प्लस बी। यदि b का ट्रांसफर कर देंगे तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आप लिख पाएंगे ax1 बराबर ax2। a से यदि दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आपकी बनेगी x1 इज इक्वल टू x2। देखिएगा आपको क्या मिला, यदि fx1 बराबर fx2 हमने लिया
इसको सिंप्लीफाई करने से वैल्यू बन गई x1 बराबर x2। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि f एक एकीकी फलन है, f एक एकीकी फलन है। देखिएगा मैंने क्या किया है, आपके पास में सेट R था, ये कोडोमेन वाला भी सेट R था, इसमें ये फंक्शन f डिफाइंड है। मैंने मान लिया था कि x1 नाम का एक पॉइंट है और x2 नाम का एक पॉइंट है, दोनों अपना सेम आउटपुट दे रहे हैं। मैंने मान लिया कि f(x1) बराबर f(x2), ये मैंने माना, और निकल के ये आया कि x1 बराबर x2। तो x1 बराबर x2 होने का मतलब ये दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है x1 बराबर x2। इससे क्या मिला मेरे को, एक ही आउटपुट मिला। तो फलन कैसा बना, एक एक ही, इसलिए हमने शुरुआत में माना बहुएकी है और ये बना कैसा, एक एक ही। अब हम जांच किसकी करेंगे, फलन के आच्छादक होने की जांच। फलन के आच्छादक होने की जांच। देखिएगा आच्छादक होने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रांत वाला समुच्चय है, ये सह प्रांत का समुच्चय है, ये फंक्शन है परिभाषित है इसके अंदर। हम इसके सह प्रांत में कोई सदस्य मान लेते हैं जिसका नाम y है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें मान लिया कि y नाम का एक सदस्य है। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे, माना y बिलोंग्स टू द R। कौन सा R, सह प्रांत वाला। माना y बिलोंग्स टू R, जिसके लिए अब मैं कोई ऐसी वैल्यू देखता हूं जो मुझे इसके अंदर मिल जाए। किसके अंदर, प्रांत के अंदर। मैंने इसके अंदर कोई वास्तविक संख्या y नाम की उठा ली, तो ये लेके चलेंगे। देखिएगा f(x) बराबर y, f(x) बराबर y। अब f(x) बराबर y का मतलब ये है कि ax प्लस b बराबर y, और यहां से ax बराबर मिलेगा y माइनस b, और x बराबर मिलेगा y माइनस b अपॉन a। ये वाली वैल्यू यहां पे लिखनी है आपको, y माइनस b अपॉन a। अब देखिए इसका क्या मतलब है। मैंने माना कि y नाम का कोई एक सदस्य है, y कैसी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। यदि ये y नाम की एक वास्तविक संख्या हुई तो उसमें से मैं कोई यदि b नाम की वास्तविक संख्या घटा दूं और a नाम की वास्तविक संख्या से भाग दे दूं, तो भी जो ओवरऑल संख्या बनेगी वो संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। ये वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म होते हैं, ये आपको पता होने जरूरी है कि वास्तविक संख्या में से कुछ यदि वास्तविक संख्या आपने माइनस की है और फिर किसी वास्तविक संख्या से भाग दिया है, तो ओवरऑल जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या कैसी होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो इसका मतलब वास्तविक संख्या का संबंध एक वास्तविक संख्या से है। तो इसका मतलब इस वास्तविक संख्या का संबंध यदि वास्तविक संख्या से है तो वास्तविक संख्या इसके अंदर बैठी हुई है। तो इसका मतलब इसके अंदर एक संख्या बैठी हुई है, जो कौन सी है, x नाम की मान सकते हो, और x नाम की संख्या की शक्ल कैसी है, y माइनस b अपॉन a है। तो आप क्या लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू R के लिए एक ऐसी वास्तविक संख्या अस्तित्व में है, यानी इस प्रकार है कि f में यदि y माइनस b अपॉन a डाल देंगे तो हमारे पास में y मिलेगा। f में यदि हम ये संख्या डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा, क्योंकि फंक्शन का काम क्या है, इनपुट लेना और इनपुट से आउटपुट देना। तो हमने आउटपुट को पहले मान लिया था और आउटपुट से हमने क्या निकाला, इनपुट निकाला, और इनपुट यदि वास्तविक संख्या आई तो वो इनपुट हम इसके अंदर बिठा देंगे। तो हमने क्या किया,
एफ के अंदर ये इनपुट डालते हैं। अब एफ के अंदर ये इनपुट डालेंगे तो देखो क्या होगा, एफ अपने इनपुट का क्या करता है, ए से मल्टीप्लाई करेगा और प्लस बी करेगा। तो ए से इसको मल्टीप्लाई कर दो y माइनस बी अपॉन ए, और फिर प्लस कर देंगे क्या, b। तो देखिएगा मल्टीप्लाई से ये कट गया, y माइनस बी आया और प्लस में b आया। माइनस बी से प्लस बी को कैंसिल कर दोगे तो वैल्यू क्या बनी आपकी, y। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि ऐसी वास्तविक संख्या यदि इनपुट में डाली जाए, फंक्शन में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट y मिल जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपको y मिल रहा है इस इनपुट पर, तो इस आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट ऐसा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई भी खाली नहीं है। हर एक वास्तविक संख्या के लिए आपको एक वास्तविक संख्या इसके अंदर मिल रही है। जब इसके अंदर कोई खाली नहीं है, इसका मतलब ये फलन कैसा है, आच्छादक है। तो आप क्या लिख देंगे लास्ट में, दैट इंप्लाइज एफ आच्छादक फलन है। ये आपका एक ही आच्छादक को सिद्ध करने वाली बात होगी। लास्ट में क्या करना है, एफ इनवर्स भी निकालना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यही आपका एफ इनवर्स होता है। हम इसको लिख देंगे अलग से, यही प्रोसेस होती है, वही एफ इनवर्स होती है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, हम मान लेंगे, माना x बिलोंग्स टू आर फलन का प्रांत तथा y बिलोंग्स टू आर सह प्रांत, और ये इस प्रकार है कि f में यदि इनपुट डाल देंगे तो आपको y आउटपुट में मिल जाएगा। अब चूंकि फलन आपका एक ही आच्छादक हो चुका है, तो आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि f इनवर्स y बराबर क्या मिल जाएगा, x। f को इधर भेज देंगे तो क्या लग जाएगा, f इनवर्स y बराबर क्या बचेगा, ओनली x। अब यदि fx बराबर y है तो fx आपका ax प्लस b है बराबर y के, ax बराबर मिलेगा आपको y माइनस बी, और आपका x का मान आ जाएगा y माइनस बी के अपोन में a। x जो है उसको आप क्या लिख देंगे, f इनवर्स y लिख देंगे, बराबर में आपका आएगा y माइनस बी बटा a। मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए वेरिएबल मोस्टली क्या लिया जाता है, x वेरिएबल लिया जाता है, जबकि ये वेरिएबल क्या है, y। तो लास्ट में इस वेरिएबल को आप चेंज कर देना, f इनवर्स x वेरिएबल में बना देना इसको। f इनवर्स x कर दोगे तो आपको मान मिल जाएगा x माइनस बी बटा a। यही आपका क्या फलन है, प्रतिलोम फलन, यानी f इनवर्स है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि f r से r में परिभाषित है और fx बराबर cos x प्लस 2 है, तो आपसे ये पूछा है कि क्या f इनवर्स विद्यमान होगा, ये आपका सवाल है। तो देखिएगा ये बड़ा सिंपल है, ये कोस फलन है। आप जानते हो कि कोस फलन होता है वो कैसा फलन होता है, एक एक या बहुएकी। आप देखेंगे ये बहुएकी फलन है। देखिएगा कैसे, कोस फलन अपना जो मान होता है वो कोस फंक्शन y यदि बराबर मैं कोस x मानता हूं तो क्या होगा, यहां से ये साइन फलन होता है। कोस की यदि बात करें, कोस 0 पे 90 देता है। तो इस तरीके से ये मान चलने वाले हैं। पीछे की साइड में आओगे तो इस तरीके से ये आपके मान देता है। ये मैक्सिमम वैल्यू कोस की 1 होती है, 90 पे मान 0 हो जाता है, पाई पे मान इसका -1 हो जाता है,
अब देखिएगा, यदि मैं आगे बढ़ूंगा तो देखिएगा ये वैल्यू फिर से मेरे को मिलने लग गई, और पीछे जाऊंगा तो इस पॉइंट पर भी यही मान मिलने लग गया। यदि इस इनपुट की बात करूंगा, इस पर भी ये मान मिल रहा है और इस इनपुट पर भी मेरे को ये मान मिल रहा है। तो ये फलन कैसा है? ये बहुएकी फलन है। एक जो मान मिल रहा है कोस का वो 0 पर भी मिल रहा है, ये 90 हो गया। 90 के बाद में यदि पाई का मान आप जोड़ दोगे तो इसका मतलब पाई प्लस पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2, इस पर भी मान मिलेगा आपको। ये वैल्यू आपकी कितनी है? 2 पाई। तो इसका मतलब 2 पाई पर भी आपको मान कितना देने वाला है? 1 देने वाला है। तो यदि फलन आपका मान रिपीट कर रहा हो, फंक्शन ने क्या किया, 0 पर भी मान अपना 1 दिया और फलन ने 2 पाई पर भी मान अपना क्या दिया? 1 दिया। तो आप मैपिंग को यदि समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। R से R में मैपिंग जा रही है फलन की, 0 पर भी मान क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, और 2 पाई पर भी मान क्या मिल रहा है आपका? 1 मिल रहा है। अब कोस फलन है वो कैसा फलन हुआ? बहुएकी फलन हुआ। यहां पर क्या किया इसने? इनपुट में +2 बढ़ा दिया है। ये इनपुट कहां से आएंगे? आपके R सेट से आएंगे। R सेट का मतलब क्या हुआ? ये नंबर जो लाइन है, ये नंबर लाइन है और रियल नंबर लाइन होती है। तो R में से आप कोई सी भी x की वैल्यू उठा सकते हो। x की वैल्यू यदि आपने 0 ली तो इसका मतलब कोस के अंदर 2 मान जाएगा, अपना कुछ मान देगा। यदि आप 2 पाई मान इसके अंदर डाल दोगे तो 2 पाई प्लस 2 पे भी मान वही रिपीट करेगा, राइट। तो इसका मतलब इसकी फलन की मैपिंग से ये लग रहा है कि फलन कैसा है? ये फलन बहुएकी है। आप जानते हो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो बहुएकी होते हैं, रिपीट करते हैं अपने मानों को कुछ अंतराल के बाद में। जैसे टेन कोट के मान होते हैं वो पाई के अंतराल से रिपीट होते हैं, साइन कोस और सेक कोसेक के मान 2 पाई के अंतराल से रिपीट होते हैं। तो जो भी फलन रिपीट करेगा अपने मानों को वो फलन कैसा होगा? बहुएकी होगा। 0 पर इसने मान वही दिया, 2 पाई पर भी वही दिया, 4 पाई पर भी वही मान देने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे मानों पर एक ही मान वो आउटपुट के रूप में दे रहा है। तो फलन कैसा निकला? बहुएकी। और फलन यदि बहुएकी है तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका हल कैसे लिखोगे आप? हम जानते हैं कि दिया गया फलन दिया गया फलन बहुएकी फलन है। ठीक है, आप ब्रैकेट में समझा सकते हैं कि y बराबर कोस x 2 पाई पर मानों की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, तो कोस में यदि इनपुट यदि बदल भी दूंगा तो भी R में से जाएंगे तो 2 मान बढ़ा करके अपने मान दे देगा वो, लेकिन मान रिपीट तो होंगे ही। तो हम जानते हैं कि दिया गया फलन है वो बहुएकी फलन है, अतः इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलेंगे आपके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। सात वाले में आपको ये लिखा है एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो तो। यदि विद्यमान हो तो आपको निकालना है, और f आपका a से b में परिभाषित है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें अलग अलग सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपका। a इसमें दिया हुआ है
0 -1 -3, ये 2 दिया हुआ है। इसके बाद में सेट बी में आपके एलिमेंट हैं -9 -3 0 और 6, और आपको fx का मान दे रखा है इसने 3x। ओके स्टूडेंट्स, तो फलन की यदि मैपिंग हम बनाना चाहें उससे हमें पता चल जाएगा कि फलन का f इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं है। तो फलन की मैपिंग बनाते देखिएगा, जब सदस्य कम होते हैं तो मैपिंग बनाने से आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो जल्दी से। देखिएगा, यदि 0 इनपुट डालें, f अपने इनपुट कहां से लेगा, a में से लेगा, तो यदि 0 इनपुट डालेंगे तो 3 × 0 यानी 0 आउटपुट आएगा। अब देखिएगा 0 आउटपुट इसके अंदर है ही नहीं, है क्या है, तो इसका मतलब 0 ले लिया। 0 इनपुट पर ये 0 आउटपुट दे देगा। ओके, -1 देखते हैं। यदि इसने -1 इनपुट लिया तो -1 इनपुट से 3 × -1 यानी -3 दे देगा, तो आप लिख देंगे ये -3 है। ओके, उसके बाद में इनपुट ले सकता है -3। -3 से आपका आउटपुट क्या आने वाला है, -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 को तो -9 आएगा। लास्ट इनपुट अपना 2 ले सकता है, तो यदि ये 2 लेगा तो 2 × 3 यानी 6 देगा। अब देखिएगा 0 -1 -3 2, इसका प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ है और इसके एक एक सदस्य से जुड़ा हुआ है। तो आप इस मैपिंग को कैसा देख रहे हो, ये मैपिंग कैसी है, f एक ही आच्छादक है। f कैसा है, एक ही आच्छादक है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि f इनवर्स विद्यमान होगा। f इनवर्स हम निकाल सकेंगे। अब इसने ये भी बोला है कि f इनवर्स यदि विद्यमान हो तो उसको ज्ञात भी करो। f इनवर्स को ज्ञात करने का तरीका क्या है, यदि आप इसकी मैपिंग बना लें तो आप f इनवर्स को आसानी से लिख सकते हैं। 0 पर इसने क्या दिया, 0 पर 0 दिया, -1 पर इसने क्या दिया, -3 दिया, -3 पर इसने क्या दिया, -9 दिया, और 2 पर इसने क्या दिया, 6 दिया। अब हम f इनवर्स आसानी से लिख सकते हैं। क्रमिक युग्मों से उल्टा लिख दो इसको, तो आप क्या लिख सकते हैं, 0, -0, -3, -1, -9, -3 और 6, 2। एक तरीका तो ये है जो क्रमिक युग्मों के रूप में f इनवर्स है। यदि हम दूसरे तरीके से निकालेंगे तो किस तरीके से देखेंगे कि f इनवर्स दूसरे तरीके से कैसे निकाला जाए, उसका ये मेथड है। देखिएगा, मान लेंगे, माना x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b सच दैट कि fx बराबर y है। अब देखिएगा fx का मान कितना है, 3x है। fx का मान कितना है, 3x है। बराबर में क्या कर लिया, y। x का मान निकालोगे तो y/3 हो जाएगा। fx बराबर y है, इसका मतलब क्या है, x बराबर f इनवर्स y। तो आप x को बदल देंगे, f इनवर्स y बराबर क्या है, y/3। मैंने बताया इनवर्स फंक्शन के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल मोस्टली x लिया जाता है, तो आप f इनवर्स x लिख देंगे, x/3 हो जाएगा। यह आपका प्रतिलोम फलन हो गया। तो यदि क्रमिक युग्मों के रूप में पूछे तो इस तरीके से निकालना है, अदरवाइज आपको इस तरीके से निकालना है। ऐसे ही आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन और दिया है जिसको आप खुद कर सकते हैं आसानी से। तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका a बराबर b बराबर r है और fx का मान आपको दिया हुआ है कि fx आपका x³ है। तो f इनवर्स पहले तो ये चेक करना पड़ेगा विद्यमान है कि नहीं है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा,
एक एक की जांच करेंगे। एफ की एक की होने की जांच, ये क्वेश्चन पहले से हम कर चुके हैं। पहले हम मान लेंगे, माना x1 x2 बिलोंग्स टू द आर। आर कौन सा? प्रांत वाला। ये भी मान लेते हैं कि फलन बहुविकी है, यानी fx1 बराबर fx2। fx1 मतलब x1 का क्यूब बनेगा और x2 का क्यूब बनेगा। देखिएगा, फलन यदि विषम घात वाला है तो वो मान अपने बराबर देगा, यानी x1 बराबर x2। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला आपका कि f कैसा फलन है? f एक एक ही फलन है। अब हम किसकी जांच करेंगे? आच्छादक की जांच करेंगे। फलन की आच्छादक होने की जांच। देखिएगा स्टूडेंट, आच्छादक होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये आपका सेट आर है, ये भी सेट आर है, इसमें फलन परिभाषित है, इसके अंदर कोई सदस्य मानना पड़ता है, कौन सा? y नाम का। तो आप लिख देंगे, माना y बिलोंग्स टू द सेट R। कौन सा R है? सह-प्रांत वाला। और वो इस प्रकार से विद्यमान है कि y का लिंक देखेंगे अब इसके अंदर है क्या। तो तरीका क्या होता, देखो, fx बराबर y मान के चलना। fx है आपका x की घात 3 बराबर में y। x का मान निकालोगे तो y की घात कितनी आएगी? 1/3। तो अब आप ये लिखेंगे, y की घात 1/3, और ये आपकी r में मिलेगी। देखिएगा क्यों? y नाम की कोई भी वास्तविक संख्या आप ले, यदि उस वास्तविक संख्या का आप घनमूल निकालेंगे तो आपको एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी। y नाम की आप कोई भी वास्तविक संख्या लें, यदि आप उसका घनमूल निकालेंगे तो आपको एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी। इसके बाद आपको क्या लिखना है? इस प्रकार से है कि यदि f में मैं y की घात 1/3 इनपुट के रूप में डाल दूंगा तो क्या होगा? f अपने इनपुट का पावर 3 करेगा, यानी y की पावर 1/3 की पावर 3 करेगा। तो 1/3 पावर से ऊपर वाली 3 पावर कट जाएगी, क्योंकि घात पे घात आके घात गुणा होंगी, 3 से 3 कट जाएगा और बराबर में क्या मिल जाएगा? y। तो आप इस लाइन से निष्कर्ष देखें क्या मिल रहा आपको। y कब मिला? जब आपने इनपुट के रूप में y की पावर 1/3 दी। y की पावर 1/3 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है, क्योंकि यदि y नाम की आपने वास्तविक संख्या चुनी है तो उसका घनमूल भी एक वास्तविक संख्या होती है। यदि y की पावर 1/3 वास्तविक संख्या है तो वो इसके अंदर ही बैठी हुई है। y की पावर कितनी है? 1/3। तो फलन में यदि y की पावर 1/3 डालते हैं तो आउटपुट के रूप में क्या मिलता है? y मिलता है। इसका मतलब आप किसी भी टाइप की y नाम की संख्या डाल दें, आपको y की पावर 1/3 के रूप में एक नई वास्तविक संख्या इस समुच्चय वास्तविक संख्या के समुच्चय में मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी खाली नहीं छूट सकता है, उसका लिंक इसके अंदर ही मिलेगा। तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे इससे कि f आच्छादक फलन है। आप लिख सकते हैं कि फलन f कैसा है? आच्छादक है। अब यदि f इनवर्स विद्यमान हुआ तो हम f इनवर्स निकालेंगे भी। f इनवर्स विद्यमान क्यों है? क्योंकि f एक ही भी है और f आच्छादक भी है। तो अब f इनवर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिएगा। f इनवर्स कैसे निकालना है? माना x बिलोंग्स टू r, ये आपको दिया था, देखो a बराबर b बराबर r, और fx दिया था आपको x की घात 3। इसका हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो मैंने मान लिया x बिलोंग्स टू r प्रांत, y बिलोंग्स टू r सह प्रांत,
और इस प्रकार से माना कि f में x इनपुट डालने से क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। आप ये देख चुके हो कि फलन f एक ही अक्षादक है, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा आपका, f इनवर्स y। एफ एक्स बराबर वाई का क्या मतलब है कि x की घात 3 का मान y है, x का मान निकालेंगे तो y की घात कितनी बन जाएगी, 1/3। x को आप क्या लिख देंगे, f इनवर्स y, f इनवर्स y बराबर y की घात 1/3। मैंने बताया किसी भी फलन को परिभाषित करना तो मोस्टली x वेरिएबल में परिभाषित करते हैं, तो आप लिख देंगे f इनवर्स x बराबर x की घात 1/3। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा f इनवर्स के रूप में। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 थी, जिसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पिछले सालों में जो बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आने वाले वीडियोज़ में उनको नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।